तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये थर्ड चैप्टर है थर्ड यूनिट का। ठीक है ना, पहले यूनिट में 4 चैप्टर है, उसके बाद फिर आता है 5, 6, 7 मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वाला, और अब आता है हम सेल डिवीजन पे। इससे पहले के 2 चैप्टर जो है वो है सेल यूनिट ऑफ लाइफ और दूसरा क्या है बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं सेल साइकिल सेल डिवीजन, और इसको हम बहुत आराम से बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें तो वो देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से कि होता क्या है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल। सेल की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। तो सेल 2 काम करता है, क्या क्या? ग्रोथ करता है और रिप्रोड्यूस करता है। ग्रोथ कैसे करता है सेल? सेल डिवीजन से। तो रिप्रोड्यूस करता है, हाँ, साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ता है, सेल के अंदर का कंटेंट बढ़ता है और सेल जो है वो ग्रो कर जाता है इन साइज और इन नंबर में। जब बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो 2 चीजें होती है सेल की, एक क्या क्या? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ठीक, ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2। सारे के सारे सेल्स 2 पार्ट में डिवाइड करके रिप्रोड्यूस करते हैं, विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू 2 डॉटर सेल्स ईच टाइम दे डिवाइड। तो क्या होता है बेसिकली कोई भी एक पेरेंटल सेल जो है वो आगे जाके डिवाइड करता है और 2 डॉटर सेल्स बनाता है। ये दोनों डॉटर सेल्स फर्दर आगे जाके डिवाइड करेंगे और ये आगे जाके और डॉटर सेल्स बनाएंगे। तो एक सेल 2 में जो डिवाइड कर जाता है इसे हम रिप्रोड्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, दीज न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स कैन देमसेल्व्स ग्रो एंड डिवाइड गिविंग राइज टू न्यू सेल। ये जो बने थे ये आगे जाके फिर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, पक्का? गिविंग राइज टू अ न्यू सेल पॉपुलेशन। तो नंबर ऑफ सेल्स जो है इस तरह से ही बढ़ पाते हैं। ठीक है, दैट इज फॉर्म्ड बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। तो एक पेरेंटल सेल था, ये पेरेंटल सेल के बच्चे जो हुए उसे हम कहते हैं प्रोजेनी। क्या कहते हैं बच्चा? प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब जो इनके बच्चे हुए। हम इन्हें डॉटर सेल्स क्यों कहते हैं ये बताओ? सन सेल्स क्यों नहीं कहते, डॉटर सेल्स क्यों कहते हैं? क्या? छोटे छोटे पे लड़की होगी, छोटी छोटी लड़का नहीं होगा। डॉटर सेल्स क्यों कहते हैं बताओ, कौन बताएगा? हाँ, क्योंकि आगे जाके वो रिप्रोड्यूस करते हैं और हम लोग ये मान के रखते हैं कि जो फीमेल्स है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, तो इसलिए इस वजह से इन्हें डॉटर सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या ये बात क्लियर है? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है सेल की? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। चलते हैं आगे। सबसे पहले इस चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं, एक सेल साइकिल, दूसरा सेल डिवीजन। क्या क्या है? सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो सबसे पहले जो पार्ट है वो हम सेल साइकिल में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सेल साइकिल। सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, ये तीनों मिला के सेल साइकिल बनती है। तो 3 चीजें क्या क्या होती है सेल साइकिल में? सेल की ग्रोथ, डीएनए की और सेल ग्रोथ आप लोगों को पता है। रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए की कॉपी बनना। ठीक है, और सेल डिवीजन, सेल डिवीजन क्या होता है? सेल का डिवाइड होना। ठीक, ये तीनों मिला के एक सेल साइकिल बनाती है। ठीक है, सेल साइकिल में 3 क्या चीजें? सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन। कौन सी? सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन। ठीक, इवेंट्स हैपनिंग इन अ सेल साइकिल इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। जीन्स जो होते हैं वो सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। कैसे सेल साइकिल चलेगी वो सारे हमारे जीन्स बताएंगे। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट टाइप्स। अब सेल्स की जो ये सेल साइकिल जो है जिसमें सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन हो रही है, 3 चीजें हो रही है। क्या क्या? सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन। ये तीनों जो है अलग अलग सेल्स में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम लेते हैं। सिंपल एग्जांपल के तौर पे अगर ह्यूमन है, ह्यूमन का जो बेबी होता है वो जब ग्रो करता है उसे 9 मंथ्स लगते हैं। एलिफेंट को शायद 2 इयर्स लगते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग, हर कोई 9 मंथ्स में नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सेल भी अलग अलग है। The average duration of human cell cycle is 24 hours, 24 घंटे में हमारा होता है, और यीस्ट में ये सेल साइकिल सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स में कवर्ड हो जाती है। हमारे में कितने लगते हैं? 24 आवर्स। यीस्ट में कितने लगते हैं? 1.5 आवर्स। कितने? 1.5 आवर्स। 90 मिनट्स में ये सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यीस्ट वाला क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे। ठीक है, सेल साइकिल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज। क्या क्या? इंटरफेज और एम फेज। एम फेज को माइटोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेज और एम फेज।
इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में क्या होता है, सेल ग्रोथ और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। 95% टाइम जो है वो सेल साइकिल का कौन लेता है, इंटरफेस। क्वेश्चन आ जाएगा कितना टाइम लगाता है इंटरफेस, 95% टाइम। कितना टाइम, 90, और सिर्फ 5% टाइम जो बचा वो एम फेज लेता है, और एम फेज में सेल डिवीजन होती है। तीन चीजें थी, क्या क्या थी, सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन। ये दोनों किस में होती है, इंटरफेज में। किसमें, इंटरफेज में, पहले फेज में। और दूसरे फेज में एम फेज, जिसे माइटोसिस भी कहते हैं, उसमें सिर्फ सेल डिवीजन होती है। ये कितना टाइम लेती है, 95 मिनट्स, 95%। और ये कितना टाइम लेता है, 5%। वो कितना लेती थी, 95%। ये कितना लेता है, 5%। ठीक, आ जाते हैं सेल साइकिल का एक छोटा सा फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि सेल साइकिल कैसे काम करती है। सेल साइकिल में हमने बताया दो फेजेस है, कौन से, इंटरफेस और एम फेज। इधर इंटरफेस और एम फेज। इंटरफेस के अंदर अभी हम डीप डाइव करेंगे और इंटरफेस के अंदर एक एक टॉपिक देखेंगे, बट उससे पहले एम फेज पे आते हैं, माइटोसिस। माइटोसिस में दो चीजें होती हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। क्या क्या, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। चलो इसके अंदर भी अभी चलते हैं। तो अभी बस ऊपर से डिवीजन देख लेते हैं। सेल साइकिल में दो फेजेस है, कौन से, इंटरफेस और एम फेज, माइटोसिस। ठीक है, इंटरफेस 95% टाइम लेती है, ये 5% टाइम लेती है। इसमें क्या होता है, सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, पक्का, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस 4 पार्ट में होते हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्या क्या, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ऐसे याद रखेंगे, पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, क्योंकि ये माइटोसिस में भी आएगी, मियोसिस में भी आएगी। किस में आएगी, माइटोसिस में भी आएगी और मियोसिस में भी आएगी। पक्का। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ लिया कि सेल की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि सेल साइकिल में क्या क्या होता है। सेल साइकिल में दो चीजें होती हैं, इंटरफेज और माइटोसिस। इंटरफेज में क्या होता है, सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में दो पार्ट्स होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और, कैरियोकाइनेसिस में 4 पार्ट्स है, पीमैट। कौन सा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यस और नो गाइस, इज इट क्लियर। चलिए आगे, चल अगला जो है फेजेस जो है दो है आपके सेल साइकिल के, ये भी हम देखेंगे सारा। और इसमें इंटरफेज और एम फेज होते हैं। कौन से, इंटरफेज और, इंटरफेज कितना टाइम, कितने % टाइम लेता है, और एम फेज, अब देखो ये पूरा यहां तक, ये पूरा इंटरफेज है, और सिर्फ ये येलोइश पार्ट जो है वो क्या है, एम फेज। तो ये बेसिकली ये वाले पार्ट के बारे में हम पहले रीड करेंगे और अलग अलग फेजेस देखेंगे इंटरफेस के, और उसके बाद हम एम फेज में चलेंगे। तो पहले हम चलते हैं प्रोफेज के फेजेस देखते हैं, इंटरफेज के फेजेस देखते हैं। और सबसे पहले इंटरफेज में देखते हैं एक बार। इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज इज द टाइम लैप्स बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस। 2 एम फेजेस के बीच में जो टाइम लैप्स टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेज। एक एम फेज के खत्म होने से दूसरे एम फेज के शुरू होने तक का जो समय है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेज। देखो सेल डिवीजन सिर्फ एम फेज में ही हो रही है और वो सिर्फ 5% है, तो सेल 95% सिर्फ अपनी तैयारी करता है सेल डिवीजन के लिए। क्या करता है, रेडी होता है। काम क्या है, सेल को डिवाइड करना। 95% का टाइम जो सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, सिर्फ 5% टाइम सेल डिवाइड हो रहा है। 95% टाइम सेल क्या कर रहा होता है, तैयारी कर रहा होता है, ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन की फॉर्म में। और वो 95% टाइम क्या है, इंटरफेज है। द सेल प्रिपेयर्स, मैंने बताया तैयारी कर रहा होता है फॉर डिवीजन, ग्रो करता है और डीएनए रेप्लिकेशन भी यहीं पे होती है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात सबके दिमाग में आ गई है? पक्का, ठीक। इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, G1, S और G2। 3 फेजेस में हम इंटरफेज को भी डिवाइड करेंगे। कितने फेजेस में? 3। तो अभी तक हमने, अगर हम पिछले वाले स्लाइड पे चलें और यहां पे देखें तो इंटरफेस 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन से? G1, S, G2। पक्का, G1, S और G2। मैं इसको भी ऐड करने की कोशिश करूंगा इसमें, कि ऐड हो जाएगा G1, S और
G2 पक्का। तो इंटरफेज के G1 S और G2 फेजेस हैं। ध्यान देखेंगे क्या क्या फेज के फंक्शंस है। सबसे पहले आते हैं G1 फेज, इसे गैप 1 फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैप 1 फेज। G1 मतलब गैप 1। ठीक पक्का। इट इज द गैप बिटवीन द प्रीवियस माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। भैया सुनो, माइटोसिस खत्म होने के बाद डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होने के टाइम पे, क्या बोला मैंने, माइटोसिस के खत्म और डीएनए रेप्लिकेशन के शुरू के बीच का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं G1 फेज। कौन सा फेज कहते हैं? ये माइटोसिस के खत्म होने के बाद और डीएनए रेप्लिकेशन के शुरू होने से पहले का फेज है। क्या ये बात क्लियर है? इसे हम कहते हैं गैप 1। किसी को कोई प्रॉब्लम? डन। अगला जो फेज है वो है एस फेज, इसको सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। जीवन में क्या होता? खाली जगह थी जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ था, अभी माइटोसिस खत्म हुई है, डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होने वाली है। एस फेज में क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन। द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल डबल्स। डीएनए कंटेंट यहां पे डबल हो जाता है, सेल पूरा डबल हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर जो है सेम रहता है। क्या सेम रहते हैं? अब ये क्रोमोसोम क्या होते हैं एक बार जरा अपने आप से बता दो। ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, किसी को पता है? जी 23 का पेयर। 23 का पेयर मतलब 46, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। 23 का पेयर है, वो उतने ही उतने रहेंगे, क्रोमोसोम्स विल नॉट चेंज। ठीक। तीसरा जो है वो है आपका गैप 2 मतलब G2 फेज। इसमें क्या होता है? सेल कंटिन्यूज टू ग्रो एंड प्रिपेयर फॉर। पहला वाला क्या था? माइटोसिस खत्म हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हुआ, उसके बीच। फिर एस फेज में क्या हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन। फिर क्या हुआ? G2 फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के बाद माइटोसिस से पहले यहां पे सेल ग्रो करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी यहां पे। अडल्ट ह्यूमन बीइंग में देयर आर मेनी सेल्स व्हिच डू नॉट डिवाइड। एग्जांपल है हार्ट के सेल्स, ये बहुत कम डिवाइड करते हैं। These cells enter into inactive phase called G0 phase, जिसे हम क्विसेंट फेज भी कहते हैं। देखो जरा ध्यान से, जीवन क्लियर है सबको? क्या होता है? माइटोसिस के बाद डीएनए रेप्लिकेशन से पहले, हाँ या ना। फिर क्या है? एस फेज, वहां पे क्या होता है? फिर क्या है? G2 फेज, क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन खत्म होने के बाद माइटोसिस से पहले। इस फेज में ग्रोथ भी होती है। कुछ कुछ सेल्स जो है वो आगे फर्दर ग्रो नहीं करना चाहते, डिवाइड नहीं करना चाहते, ठीक है। तो वो एक टेम्पररी इनएक्टिव फेज में पहुंच जाते हैं। जैसे हार्ट के सेल्स हैं, एक बार बन गए वो वैसे के वैसे रहेंगे जिंदगी भर, तब तक जब तक कोई इंजरी नहीं होगी, कोई सर्जरी नहीं होगी, दोबारा हील करेगा। अदरवाइज वैसे के वैसे रहेंगे। तो जब वो चेंज ही नहीं होंगे तो वो आगे नहीं, दे विल नॉट टेक प्लेस इन द साइकिल, साइकिल से साइड हो जाएंगे, और साइकिल से साइड होने को हम कहते हैं क्विसेंट फेज या फिर G0 फेज। पक्का? पक्का? क्या इंटरफेस क्लियर है? पक्का 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 जी। कुछ कुछ सेल्स ह्यूमंस में, बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं करते। जब ये फर्दर डिवाइड नहीं करते तो क्या होता है कि वो एक इनएक्टिव फेज में पहुंच जाते हैं जहां पे डिवीजन नहीं होगी, और उसको हम G0 या फिर क्विसेंट स्टेज कहते हैं। पक्का? ठीक। अगली चीज, जीवन फेज के बारे में बहुत डीप है। इतना डीप आपको मन करे तो पढ़ लेना, याद कर लेना, अदरवाइज जीवन फेज में सिर्फ इतना ही लिखा है शायद एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी के हिसाब से तो ये खत्म हो गया, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, यही तक था वो पूरा का पूरा इंटरफेस, ठीक है। बट हम यहाँ पे जरा एक दो पॉइंट देख लेते हैं क्विकली। जीवन फेज प्राइमरी फेज होता है, ठीक है, फर्स्ट गैप होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? इट इज ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ द सेल एट द बायोकेमिकल डिग्री। यहाँ पे सेल्स की हाइपर एक्टिविटी की वजह से सेल्स बहुत तेज एक्टिव होते हैं, उसके बाद एकदम से एक्टिविटी रोक देते हैं, तो जीवन फेज आता है। क्या आता है? जीवन फेज। इसमें और कुछ, हाँ ये वाला पॉइंट देखें, दिस इज अ सिग्निफिकेंट फेज एज सेल ग्रोज एंड असेंबल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। सारे डीएनए को जोड़ने लगता है सेल, ठीक है, ग्रो करने लगता है सेल, ठीक है, प्रोटीन्स को भी जोड़ने लगता है सेल। तो सेल बेसिकली क्या कर रहा है? डीएनए सिंथेसिस में जीवन का ये काम है कि जीवन रोक तो रहा है, पर उस रुके हुए टाइम पे भी सेल ग्रोथ कर रहा है, असेंबल कर रहा है बिल्डिंग ब्लॉक, असेंबल मतलब जोड़ रहा है, लेके आ रहा है बिल्डिंग ब्लॉक्स को डीएनए के, ठीक है। और इसके अंदर एडिक्वेट एनर्जी होती है इसकी पूरी डीएनए रेप्लिकेशन को खत्म करने के लिए। इसके अंदर जीवन फेज में भी एनर्जी होती है सेल के अंदर, ठीक है। तो मेजर काम क्या है?
आपको पता चल गया 2 फेजेस के बीच का गैप है, गैप में भी ये काम कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट फेज है, क्योंकि यहाँ पे सेल ग्रोथ हो रही है और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सामान इकट्ठा हो रहा है, ठीक। क्योंकि अगला फेज कौन सा है जीवन के बाद, कौन सा फेज है, तो एस फेज में क्या होने वाला है, डीएनए रेप्लिकेशन। माइटोसिस अभी आएगा, माइटोसिस अभी बहुत दूर है। एस फेज, कौन सा फेज, एस फेज। इट इज एन एक्टिव डीएनए सिंथेसिस एंड हिस्टोन सिंथेसिस फेज ऑफ द इंटरफेज। देखो डीएनए की सिंथेसिस रेप्लिकेशन हो रही है। हिस्टोन क्या होता है, ये टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ये क्या होता है, एक टाइप ऑफ प्रोटीन्स। तो डीएनए की सिंथेसिस और हिस्टोन की सिंथेसिस हो रही है। याद रखिए हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं। कौन से, हिस्टोन। यहां पे क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करते हैं, क्रोमोसोम्स की कॉपी बनती है, रेप्लिकेट मतलब कॉपी बन रही है, ठीक है। और ज्यादातर हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस इसी फेज में होती है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट याद रखने हैं। पहली बात, डीएनए सिंथेसिस, ज्यादातर हिस्टोन की सिंथेसिस। क्या क्या बोला मैंने, डीएनए सिंथेसिस और ज्यादातर हिस्टोन की सिंथेसिस इस फेज में हो रही है, ठीक है। आइडेंटिकल पेयर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं यहाँ पे, डीएनए के सेम, डीएनए जैसे सेम, डीएनए की कॉपीज बनती है यहाँ पे। और ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको 12th क्लास में आप पढ़ोगे, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा डीप नहीं लेके जा रहा हूं। मेजरली ये काम है डीएनए की सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस, ठीक है। डीएनए की कॉपी बन गई, डीएनए की क्या बन गई, कॉपी। हाँ जिसका हो गया दे दो। अगला फेज है G2 फेज। कौन सा फेज, कौन बताएगा बेटा G2 फेज का क्या काम होता है, कब होता है वो सर? सेल डिवीजन नहीं होता है, सेल डिवीजन तो होने वाला है आगे। नहीं नहीं नहीं, G2 फेज, हाँ जी सर सुनना, हाँ, और इसमें सेल ग्रोथ होती है मेजरली, ठीक है। दिस इज अ फेज सक्सीडेड बाय एस फेज। एस फेज के बाद है, रेप्लिकेशन के बाद है। द क्रोमोसोम कंप्राइज 2 क्रोमैटिड्स, द सेल हैज डबल क्वांटिटी ऑफ डीएनए। डबल क्वांटिटी ऑफ डीएनए हो जाता है इस टाइम पे। डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई थी ना, एक के बन गए थे 2, तो डबल हो गया, डबल डीएनए हो जाता है। हियर सेल रिस्टोर्स इट्स एनर्जी। देखो जब एस फेज था ना, उसमें एनर्जी सारी लूज हो गई थी, उस लॉस्ट एनर्जी को रिस्टोर करा है इस फेज में। किसमें, G2 में। किसमें, G2 में, ठीक है। प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स एसेंशियल फॉर क्रोमोसोम्स टू मैनिपुलेट। क्रोमोसोम्स के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो इस एनर्जी से कंप्लीट होता है, ठीक है। बहुत कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी रेप्लिकेट होती है। सेल ऑर्गेनेल्स कौन सी होती है, कौन से वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ईआर, गोल्गी बॉडीज, ये सारी, ठीक है, ओके। एडिशनल ग्रोथ ऑफ सेल भी यहां पे देखी जा सकती है। सेल जो है अब इस फेज के बाद कहां पहुंच रहा है, माइटोसिस में। कहां पे, माइटोसिस में, पक्का, यहां तक का पार्ट क्लियर है, ठीक। तो इंटरफेज खत्म करने के बाद जो दूसरा फेज आता है वो है आपका एम फेज। कौन सा फेज, एम फेज। एम फेज को माइटोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये पहला फेज आया सेल साइकिल का जिसके अंदर सेल डिवीजन होगा। अभी तक हमने सिर्फ सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन करी, हमने डीएनए की रेप्लिकेशन कर ली, 2 कर लिए डीएनए, सेल के अंदर साइज बढ़ा लिया, सेल को ग्रो कर लिया, और सेल के अंदर एनर्जी भी ले आई इसके करने के लिए। मेजर काम ये है जिसकी वजह से वो पूरा फेज चल रहा था, ठीक। दिस इज द फेज वेयर एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड डॉटर सेल्स रिमेन द सेम, सो इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। याद रखना माइटोसिस इस चैप्टर में तो तुम पढ़ लोगे, बट इसके बाद से पूरी बायोलॉजी में मियोसिस माइटोसिस का डिफरेंस आता रहेगा, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। माइटोसिस में इसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। अगर मैं सिर्फ 2 मिनट में इसको बढ़ाने की कोशिश करता हूं अगर किसी को बताने की, तो बेसिक बात आप भी किसी को बताओ तो बताना, एन अगर है, एन मतलब हैप्लॉइड क्रोमोसोम। क्या, कौन सा क्रोमोसोम, इसकी माइटोसिस होती है, ये बन जाता है एन और एन। क्या बन जाता है, और 2n है, इसकी माइटोसिस होती है, बन जाता है 2n और
तो बेसिकली माइटोसिस जो है वो बस डिवीजन ऑफ सेल है और तो कुछ नहीं है। इक्वेशनल का मतलब है जितने उसमें थे उतने यहाँ पे, जितने इसमें थे उतने यहाँ पे। तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो दो डबल तो हो गए थे, डीएनए सॉरी डबल तो हो गया था, बट ये फिर भी सेम ही रहता है। इसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। और अगर आप स्टार्टिंग में एक फ्लोचार्ट पे जब हम देखा था तो हमने देखा था एम फेज में दो साइड्स होती हैं, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। कौन सी? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन। क्या? न्यूक्लियर डिवीजन। सबसे पहले न्यूक्लियस ब्रेक करता है, न्यूक्लियस दो में डिवाइड होता है। क्या डिवाइड होता है दो में? न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि साइटोप्लाज्म दो में डिवाइड हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप याद रखो, हमने फंजाई में पढ़ा था कौन सी? डाइकैरियोफेज। फंजाई में था, फंजाई की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वहां पे क्या था, पहले वो ब्रेक करके दो में बनता था, न्यूक्लियस ब्रेक करता था। क्या ब्रेक करता था बेटा? न्यूक्लियस। और उसके बाद ऐसे टूट के दो अलग अलग सेल्स बन जाते थे। तो इसको हम कहते हैं जब न्यूक्लियस दो में डिवाइड होता है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ बेटा, इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और जब पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में लग गए, दो अलग अलग सेल बन गए, तो उसे हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। पक्का? इक्वेशनल डिवीजन है, एम फेज है। मैंने आपको बताया था याद कैसे करना है इसे, पीमैट से। किससे? पीमैट का मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, आपको पीमैट याद रखना है, जिससे आपकी जो सीक्वेंसिंग है वो खराब ना हो। ठीक, आते हैं सबसे पहले माइटोसिस क्या क्या होता है। माइटोसिस में क्या होता है, सबसे पहला जो ये आपको फिगर दिखा रहा है, ये सबसे पहले इंटरफेस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? इंटरफेस। इंटरफेस हुआ खत्म, अब इसके बाद सेल डिवीजन होगी। सेल डिवीजन के चार फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में देखो ये जो रेड वाला था ये डबल हो गया, ये ब्लू वाला था ये भी डबल हो गया। अब मेटाफेज में क्या हुआ, ये और दूर दूर चले गए, इनके दो अलग अलग पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। क्या क्रिएट हो जाते हैं बेटा? अब ये डिवाइड कर जाते हैं, ये ब्लू वाले दो में, रेड वाले दो में, दोनों के पास एक एक ब्लू एक एक रेड चला गया। और टीलोफेज में दोनों अलग अलग हो गए। ये पूरा स्टेप जो है वो क्या दिखाता है? माइटोसिस। क्या दिखाता है ये? देखते हैं, कुछ पॉइंट्स में लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है माइटोसिस मोस्टली अकर्स इन डाइप्लॉइड सोमैटिक सेल्स ऑफ एनिमल्स। बेटा डाइप्लॉइड का मतलब क्या है? टू एन। डाइप्लॉइड का मतलब है टू एन। जैसे हम है, हमारी बॉडी के सारे सेल्स जो है वो डाइप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? डाइप्लॉइड। ठीक है। सोमैटिक का मतलब होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले सेल्स नहीं है। हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। कितने? उनमें से 22 जो है वो सेक्सुअल नहीं है, सिर्फ एक ही पेयर है जिसमें XX या XY होता है जो कि सेक्सुअल है। ठीक, तो बेसिकली ये सोमैटिक सेल्स में होता है। एग्जांपल इसका एक्सेप्शन है हैप्लॉइड मेल ड्रोन ऑफ हनी बीज। हनी बी में क्या होता है, हनी बी डायरेक्टली अपना अंडा देती है और अंडे से बेबी हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे नहीं जाती। जब उसे लड़के पैदा करने होते हैं, फीमेल जब उसे पैदा करनी होती है तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, और मेल वो डायरेक्ट हो जाते हैं। और जब मेल डायरेक्ट हो जाते हैं तो वो एक्सेप्शन हो गई, माइटोसिस उसमें हो जाती है, अदरवाइज सब जगह मतलब ऐसे सेक्सुअली मियोसिस ही होती है। क्या होती है? मियोसिस। यहाँ पे क्या हो रही है? माइटोसिस। इन प्लांट्स माइटोसिस हैपेंस इन बोथ हैप्लॉइड एंड डाइप्लॉइड सेल्स। माइटोसिस दोनों में होती है, हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड। एनिमल्स में ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ डाइप्लॉइड में, प्लांट्स में हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड दोनों में। माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल होती है जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी के। इसके जेनेटिक, बेटा क्या मतलब जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी का, कौन बताएगा? जीन जो है कंटिन्यू हो रहे हैं, अलग अलग इनहेरिट हो रहे हैं, मम्मी पापा से हम में आए, हमसे आगे जाएंगे, उससे आगे जाएंगे। तो जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी के लिए माइटोसिस बहुत जरूरी है। ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी में जो भी रिपेयर होता होगा, चोट लगती है, सेल्स डैमेज हो जाते हैं, दोबारा सेल्स कौन बना रहा है? पक्का 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 पक्का, बोर मत हो, इधर देख लो। इन ह्यूमंस, क्या? इन ह्यूमंस द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ गट ब्लड सेल्स आर रिप्लेस्ड कॉन्टिन्यूअसली। जो अंदर की लाइनिंग है, गट की लाइनिंग है, ब्लड सेल्स है, वो बार बार चेंज होते हैं। बार बार चेंज होते हैं तो बार बार बनने की जरूरत है। और बार बार कैसे बनेंगे? माइटोसिस से। किससे बनेंगे? इन प्लांट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, वो भी माइटोसिस से होते हैं। माइटोसिस अकाउंट्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के।
वो किससे बनती है? वो भी माइटोसिस से होती है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी किससे होती है? माइटोसिस। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इक्वेशनल डिवीजन। पक्का पक्का? ये लाइट बन के देखो तो ज्यादा सही आ रहा है। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन पक्का। माइटोसिस कहां कहां पे यूज होता है, ये डायग्राम बहुत जरूरी है, ये याद करके रखना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में तो वो एक बार बस याद कर लोगे, उसके बाद वो रिपीटेड है, सब सेम चलेगा। अगली चीज है प्रोफेज। अब माइटोसिस के 4 पार्ट है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। सबसे पहला पढ़ रहे हैं प्रोफेज। क्रोमोसोम्स अनटेंगल एंड कंडेंसेस। सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स हैं ऐसे होते हैं, वो अनटेंगल कर जाएंगे, खुल जाएंगे और कंडेंस हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। टू क्रोमैटिड्स अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर कैन बी सीन क्लियरली। आपको याद है, आपने एक चैप्टर में पढ़ा है सेंट्रोमियर के बारे में, ऐसा कुछ होता है जो यहां से जोड़ता है। ठीक है, 2 क्रोमैटिड्स जो इस सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं उसे आप क्लियरली देख सकते हैं क्रोमैटिड्स को। ईच ऑफ द डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम्स रेडिएट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स। मतलब सिंपल बात है कि ये जो है इसका डिवीजन हो जाती है, इसका क्या हो जाता है? डुप्लीकेशन हो जाती है। ठीक है, माइटोटिक अपैरेटस कंटिन्यूस। इसके बाद स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। अभी दिखाता हूं। यहां पे ये स्पिंडल फाइबर्स बन गए। क्या बन गए? ये ऐसे आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ इस तरह से, ये स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो जाते हैं। सॉरी, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो गए? डिसअपियर हो गए। डिसअपियर क्यों हो गए? सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स एक दूसरे से मर्ज कर गए। क्या कर गए? एक दूसरे से मर्ज, कंडेंस कर गए। क्या कर गए? तो इस फेज का बेसिक पूरा का पूरा देखो तो क्या बनेगा? क्रोमोसोम्स अनटेंगल, सेल ऑर्गेनेल्स कंडेंस। क्रोमोसोम्स अनटेंगल, सेल ऑर्गेनेल्स कंडेंस। दूसरी चीज है मेटाफेज। कौन सा फेज? मेटाफेज। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस के ऊपर का जो भी पार्ट था वो पूरा पूरा टूट चुका है। ठीक है, 2 सिस्टर क्रोमैटिड जो है सेंट्रोमियर से जुड़े हुए थे वो इक्वेटर पे आ जाते हैं। कहां पे आ जाते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर मतलब मिड पे आ जाते हैं दोनों। कहां पे आते हैं? मिड पे। सेल के ये इक्वेटर मान लेंगे, इसके ऊपर यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इक्वेटर पे आ जाता है। Each chromatid is attached to a spindle fiber from opposite poles at kinetochores। अगला देखते हैं, मैं दिखाता हूं। यहां पे क्या हुआ देखो, ये उठ के ये सेल इलोंगेट हुआ, ये यहां पे इक्वेटर पे आ गए। कहां पे आ गए? और इस इक्वेटर को हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट। ठीक है, क्योंकि ये मेटाफेज में हो रहा है। किस में हो रहा है? पहले प्रोफेज था, फिर क्या था? मेटाफेज। अगली चीज है एनाफेज और टीलोफेज, क्योंकि छोटा छोटा मैंने एक ही साथ डाल दिया। एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ये भी टूट जाएंगे और अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे और दोनों ऑपोजिट पोल्स में चले जाएंगे। दोनों कहां चले जाएंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स नाउ बिकम द डॉटर क्रोमोसोम्स। देखो बेटा दोबारा से इस वाले डायग्राम को, यहां पे क्या हुआ देखो, ये जो है ये ब्रेक कर गए। देखो रेड वाले अलग हो गए, तो इन्हें रेड रेड वाले को दोनों क्योंकि सेम दिख रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहते हैं? दोनों सिस्टर है एक दूसरे की। ऐसी ब्लू ब्लू भी सिस्टर है, ये अलग हो जाएंगी, अलग अलग पोल्स पे चली जाएंगी, बीच में नहीं रहे, अलग अलग पोल्स में चले गए एनाफेज में। और लास्ट में क्या हुआ? टीलोफेज। क्या हुआ? यहां पे क्या होगा? क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल्स, दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे। जो कंडेंस हो गए थे ना सारे सेल ऑर्गेनेल क्या हो गए थे? खत्म। वो सेल ऑर्गेनेल दोबारा आ जाएंगे। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप कर जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज दोबारा से फॉर्म हो जाती है। दोबारा से एक बार क्विकली देखेंगे क्या हुआ। प्रोफेज में सारी चीजें अनटेंगल हुई, क्रोमोसोम्स अनटेंगल हुए, सारी चीजें डिसअपियर हो गई। मेटाफेज में क्या हुआ? बीच में सिस्टर क्रोमैटिड्स बीच में आ गई और बीच में आके ये इक्वेटर पे आ गई, मेटाफेज प्लेट पे आ गई। ठीक, फिर क्या हुआ? कौन सा फेज आया? एनाफेज में क्या हुआ? सेंट्रोमियर ब्रेक कर गए, सिस्टर क्रोमैटिड दूर दूर चली गई और पोल्स पे चली गई। चौथे फेज में क्या हुआ? 2 अलग अलग सेल्स बन गए, दोनों डॉटर सेल्स के अंदर सारी की सारी चीजें वापस रीफॉर्म हो गई, डीकंडेंस एंड रीफॉर्म्ड। ठीक, जो पहले कंडेंस हो गई थी, सारी चीजें जुड़ गई थी, वो दोबारा से टूट गई। तो ये पूरा आपका क्या है? एम फेज। क्या है बेटा? एम फेज, माइटोसिस फेज। कौन सा फेज?
एम फेज जब हो जाता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब दो डॉटर सेल बन रहे हैं, जो लास्ट वाला टीलोफेज है, उसी के टाइम पे ये भी होता होगा। सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाता है जब दो न्यूक्लियाई अलग बन गए तो साइटोप्लाज्म भी अलग हो जाएंगे, सेल ऑर्गेनेल्स भी अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, दो अलग अलग सेल्स बन जाते हैं। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई, एल्गी एंड प्लांट सेल्स साइटोकाइनेसिस एकदम से नहीं होती, थोड़ी देर में होती है। कैरियोकाइनेसिस के एकदम बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती, थोड़ी देर बाद होती है, ठीक है। और इस स्टेज को हम कहते हैं सिंक्टियम। क्या कहते हैं? सिंकिटियम। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? सिंकिटियम। पक्का याद रखना, फंजाई, एल्गी, प्लांट सेल्स किसी किसी में साइटोकाइनेसिस एकदम से नहीं होती, सेल डिवाइड पूरी तरह से नहीं होता, वहीं पे रुक जाता है सेल, उसके अंदर दो न्यूक्लियस है, उसको हम सिंकिटियम कहते हैं, ठीक है। और ये हाँ, इस फेज को हम सिंकिटियम कहते हैं। ये पूरा जो है आपने शुरुआत करी सेल डिवीजन एंड साइकिल से, सेल डिवीजन से, सॉरी पहले सेल साइकिल से, जहां पे आपने इंटरफेज देखा, इंटरफेज के 3 फेज देखे, G1, S, G2 और फिर G0 भी देखा। जो सेल्स डिवाइड नहीं करते वो G0 से जाते। फिर आए हम एम फेज में, माइटोसिस, जिसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन के आपने दो चीजें देखी, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हमने 4 पॉइंट देखे, कौन से? पहला पॉइंट क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। वो चारों कंप्लीट होते हैं और फिर लास्ट में हो जाती है साइटोकाइनेसिस। आपको दो पॉइंट लिख के आने, ज्यादा लंबा नहीं लिख के आना, बट लिख के प्रॉपर्ली जो 2 मेजर पॉइंट्स है वो जरूर लिख के आएंगे और डायग्राम जरूर बना के आएंगे, ठीक। डन। थैंक यू।